आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 में ज्योग्राफी के अंदर। चैप्टर का नाम है आपका क्लाइमेट, यानी कि इसके पहले तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 तक हम लोगों का ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है क्लाइमेट। अच्छा, इस क्लाइमेट चैप्टर में ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होता है कि सर ये चैप्टर ना समझ में नहीं आता है ना। कोई बात नहीं, हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे डायग्राम का जरूरत पड़ेगा हम लोग डायग्राम के थ्रू भी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका क्लाइमेट, और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है पता है आपको? सिंपल सा क्लाइमेट का मतलब आम भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाइमेट का मतलब जो बोलते हैं आप बताइए जरा। सिंपल सा मौसम, आसपास का कैसा वातावरण है, सिंपल सा ये हम लोग कह सकते हैं। तो क्लाइमेट के बेसिकली बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। तो चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, क्लाइमेट। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लाइमेट होता क्या है, लेकिन क्लाइमेट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा वेदर। ठीक है, दो टर्म इसमें है आपका, एक वेदर है और एक आपका क्लाइमेट है। तो ये आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। वेदर क्या है? सबसे पहले इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन विद इन अ डे। सिंपल सा मतलब समझिए, वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब है कि किसी जगह पर जो डेली मौसम में बदलाव हो रहे हैं ना, सिंपल सा, उसी को हम लोग कहते हैं वेदर। हालांकि यहाँ पे लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी जगह पर जो डेली मौसम चेंज हो रहे हैं उसी को हम लोग कहेंगे वेदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अभी धूप था, अचानक बारिश हो गया, तो मौसम क्या हो गया? हमारा चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे वेदर। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये वातावरण का एक ऐसा स्थिति है ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी समय में ये बदल सकता है, किसी भी समय में, तुरंत मिनटों में बदल सकता है। तो जब कोई मौसम मिनटों में बदल जाए तो उसको हम लोग बेसिकली वेदर कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया कि अभी तुरंत धूप था और तुरंत बारिश होने लगा, तो ये हमारा क्या हो गया? वेदर चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, नहीं, क्लाइमेट कुछ और होता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे? वेदर हमारा चेंज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझिए, जब हम लोग रेडियो खोलते हैं या फिर न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं या फिर जब टीवी पढ़ते हैं, सॉरी टीवी पे जब न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें क्या कहता है कि आज पटना का वेदर ऐसा रहा, आज मुंबई का वेदर ऐसा रहा। क्या ऐसा कहता है कि पटना का क्लाइमेट ऐसा रहा? नहीं, बेसिकली क्या बात होता है उसमें? वेदर का बात होता है। तो वेदर का मतलब है जो लगभग डेली चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेदर। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स वेदर इज अ डे टू डे फेनोमेना। तो वेदर हमारा क्या हो गया? एक डे टू डे फेनोमेना हो गया। इसका मतलब है कि जो कि डेली फ्लक्चुएट करता है। आज ज्यादा गर्मी रहा, कल और ज्यादा गर्मी रहा, परसों बरसात हो गया, तरसों और ज्यादा बरसात हो गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे सिंपल सा वेदर, जो कि डे टू डे हमारा डेली चेंज होता रहता है। इट इज नॉन एज वेदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जस्ट इसका उल्टा है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है भाई? देखो, इट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। ब्रैकेट में लिख देंगे आप लोग, मोर देन 30 ईयर्स। मतलब ये हो गया कि किसी भी जगह का लगभग 30 साल के अंदर ऑन एन एवरेज कैसा वेदर रहा। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे हमारा इंडिया जो है ना, देखो आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा, मतलब कि बहुत आराम से समझिए। पहले आपको पता है कि सर इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं राजस्थान, गर्मी वहां पे बहुत पड़ता है। ठीक, अच्छी बात है। सर इंडिया में एक और स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे ठंडा बहुत पड़ता है। ठीक है। सर इंडिया में ना आप जैसे साउथ में चले जाओ, वहां पे ना ही ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा ठंडा। जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना। फिर से आपका जो ईस्ट साइड में थोड़ा सा पड़ता है आपका उड़ीसा, इन सभी में ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडा है। तो बेसिकली हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं? हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इंडिया का जो मौसम है ना, कहीं पे बहुत गर्मी है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो कहीं पे मॉडरेट है, ठीक ठाक है। लेकिन ऑन एन एवरेज, यानी कि पूरे तौर पे मोटा मोटी देखा जाए तो इंडिया का पूरा कैसा है। हालांकि आपको पता है इंडिया के अंदर कोई बहुत ठंडा जगह है तो कोई बहुत ही गर्मी वाला जगह है, लेकिन ऑन एन एवरेज इंडिया का जो क्लाइमेट है वो पता कैसा है? मॉडरेट क्लाइमेट है। मॉडरेट मतलब इंडिया में पूरा एवरेज बता रहे हैं, मतलब मोटा मोटी पूरा इंडिया का पूरा क्लाइमेट एक साथ बता रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडिया का मोटा मोटी पूरा क्लाइमेट ना ही ज़्यादा गर्मी वाला है ना ही ज़्यादा
ठंडे वाला है, वो एक एवरेज है, ठीक ठाक है, मॉडरेट है। तो क्लाइमेट का सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी भी जगह पर लगभग 30 साल के अंदर वहां का वेदर कैसा रहा, केवल ठंडा रहा, केवल गर्मी रहा, या कैसा रहा, उसी को हम लोग कहेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब जो लगभग 30 साल तक लगभग एक ही जैसा रहा हो, उसको हम लोग कह देंगे क्लाइमेट। और वेदर का मतलब जो लगभग डेली चेंज हो रहा है। अच्छा बताइए, एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, एंटार्क्टिका आपको पता है कैसा जगह है, बहुत ही ठंडा जगह है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, ठंडा या गर्मी? ठंडा, ऑब्वियस सी बात है। उसी प्रकार से चलिए आपको एक बात और बताते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं वेस्ट इंडीज़ का। वहाँ का खिलाड़ी कितना काला होता है, मतलब वहाँ पे धूप बहुत पड़ रहा है, तो बताइए, तो वेस्ट इंडीज़ का क्लाइमेट कैसा रहा, गर्मी वाला, यानी कि समर वाला। तो क्लाइमेट का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी जगह पर लगभग 30 साल के अंदर वहाँ का वेदर कैसा रहा, तो इसी को हम लोग कह देंगे क्लाइमेट, ठीक है। लेकिन वेदर का मतलब क्या है, जो डेली चेंज होता रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि क्लाइमेट का सिंपल सा मतलब हो गया किसी भी जगह पर जो वेदर है उसका ऑन एन एवरेज आप बताओ कि वहाँ पे ज़्यादा ठंडा रहता है या ज़्यादा गर्मी रहता है, उसी को हम लोग क्लाइमेट कर देंगे, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट में अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। वेदर का सिंपल सा मतलब है जो डेली चेंज हो सके, और क्लाइमेट का मतलब है जो कि डेली चेंज नहीं होता, वो लगभग 30 साल 40 साल तक बरकरार रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट क्लाइमेट है। यहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्मी है, यानी कि लगभग 30 साल 40 साल तक लगातार आप यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation। precipitation का मतलब होता है सिंपल सा रेन, यानी कि बरसात। तो बताइए, चाहे क्लाइमेट का बात हो चाहे वेदर का बात हो, ये दोनों किसके वजह से चेंज होता है? और वैसे बात है टेम्परेचर के वजह से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के वजह से, विंड के वजह से, हवा चलने की वजह से, ह्यूमिडिटी मतलब नमी के वजह से, और बरसात के वजह से। मतलब ये होगा किसी भी जगह का चाहे वो वेदर हो या फिर जो क्लाइमेट है वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ये सब चीज़ बदलेगा तो वहाँ का वेदर और क्लाइमेट दोनों बदल जाएगा, ठीक है। आगे, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। अब ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ना, ये अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में बटा हुआ है। जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल, आपका जो रसिया है ना, रसिया आपका बिल्कुल ठीक ठाक जगह है, वहाँ का क्लाइमेट मतलब ठंडा रहता है। वेस्ट इंडीज आपका गर्मी वाला जगह है। इंडिया का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। उसी प्रकार से अमेरिका का क्लाइमेट वो भी मॉडरेट ही है, उतना भी वो गर्मी नहीं है। मतलब ये हो गया कि क्लाइमेट के अनुसार हमारे वर्ल्ड को अलग अलग रीजन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। आगे, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। अच्छा, हमने आपको कहा था कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट। मॉडरेट तो है ही, वह सही बात है, मतलब कि यहाँ पे ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा बरसात, मतलब गर्मी ना ही ठंडा, मॉडरेट रहता है। लेकिन यदि थोड़ा सा और गहराई तरीके से बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑन एन एवरेज देखा गया है तो यहाँ पे बरसात ज़्यादा रहता है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग बिहार में भी रह रहे हैं तो बिहार में केवल बरसात अगस्त सितंबर के महीने में देखने को मिलता है। देखो, ये केवल बिहार का बात नहीं कर रहा, ये पूरे इंडिया का बात कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो हमारे इंडिया का क्लाइमेट जो है ना, मॉडरेट तो है ही, साथ ही साथ कैसा है, मॉनसून टाइप है। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर बरसात होते रहते हैं, एक ऑन एन एवरेज निकाला गया ऐसा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो यदि कोई पूछे कि बताइए इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप है, यदि आप इसमें और एडिशनल कुछ बताना चाहेंगे तो बता देना कि हाँ मॉडरेट है, ठीक ठाक है। मतलब कि बरसात का बात करें तो बरसात यहाँ पे लगभग होता रहता है, एवरेज हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन यदि बात करें ठंडा या फिर गर्मी का तो वो क्या आपका मॉडरेट रहता है, एकदम ठीक ठाक रहता है, ठीक है। आगे, इन समर टेम्परेचर टचेज 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, whereas it may be around 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इंडिया एक ऐसा जगह है जहां पे अलग अलग प्रकार के स्टेट है। यदि हम लोग बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में जो टेम्परेचर है गर्मी के समय में वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। वही यदि हम बात करें गर्मी का, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ एक जगह है पहलगाम, वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर रहता है गर्मी के सीजन में, सोचो। आगे बढ़ते हैं फिर। इन विंटर टेम्परेचर टचेज -45 डिग्री सेल्सियस इन द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमारा एक और जगह है द्रास के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठंडे के समय में वहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। वेयर एज इट मे बी अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम इन केरला।
जबकि ठंडे के समय में केरला में और वो भी तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला के अंदर है, मात्र 22 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अब यहाँ पे ना इन दोनों पॉइंट के थ्रू आप क्या निचोड़ निकाल सकते हो, आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? आप कंक्लूजन ये निकालिए, बहुत ध्यान समझिए। बात पहले करें गर्मी का, तो गर्मी में राजस्थान में रहता है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और गर्मी में जम्मू कश्मीर में रहता है, जो कि हमारा एक जगह है पहलगाम, वहाँ पे रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडा ज़्यादा है। एक जगह पर गर्मी तो एक जगह पर ठंडा। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें जाड़े के समय में, तो 45 डिग्री सेल्सियस होता है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा, ठीक है। सॉरी माई मिस्टेक, माइनस में है, माइनस मतलब ठंडा, ठंडा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग वहीं यदि बात करें तिरुवनंतपुरम में, तो 22 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि ठीक ठाक है, उतना मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ठीक ठाक है मतलब। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कहीं पे बहुत ही कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज इंडिया का यदि हम पूरा बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? सिंपल सा, मतलब मॉनसून टाइप तो है ही, लेकिन कैसा है? मॉडरेट है, ठीक ठाक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस दिन और रात में भी देखा जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल इन द थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में है, द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड द नाइट टेम्परेचर में ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस। सोचो, यानी कि राजस्थान में जो थार डेजर्ट हमारा है, दिन के समय में वहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, लेकिन वही टेम्परेचर हमारा रात का बात करें तो मात्र 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि ठंडा रहता है वहाँ पे। देख रहे हो, दिन में गर्मी और रात में ठंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब पूरे साल में कितना बारिश हो रहा है उसका बात कर रहे हैं। वैरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। तो यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होगे कि मेघालय में एक साल में पूरा 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाता है, वही हमारा राजस्थान में मात्र 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश हो पाता है, और लद्दाख में हमारा। तो यहाँ पे भी आपको ये क्या बता रहा है? यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि इंडिया में बारिश भी हर जगह पर बराबर नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम है, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि बात करें तो इंडिया हमारा कैसा है? मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानसून के साथ साथ हमारा मॉडरेट क्लाइमेट तो है ही। उसके बाद मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारे इंडिया में अधिकतर ऐसे पार्ट है जहाँ पे बरसात जून से चालू होता है और लगभग सितंबर तक चलता है, ठीक है। और इसी में हमारा अगस्त भी आ जाता है, जिसमें आपको बिहार में ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। देखो, इंडिया का अधिकतर जगह बारिश कब अचीव करता है? जून से सितंबर के बीच में, लेकिन तमिलनाडु जैसा जगह हो गया हमारा, वो अक्टूबर और नवंबर में भी वहाँ पे बारिश हो जाता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब है यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि बारिश भी इंडिया में बता के नहीं आ रहा है, कहीं पे पहले आ जा रहा है तो कहीं पे बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब हम घुमा फिरा के ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया कंट्री है, बहुत ही सुंदर सा कंट्री, यहाँ पे बारिश भी कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। These variations have given rise to variety in lives of people in terms of the food they eat, the clothes they wear, and also the kind of houses they live in. तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि इंडिया में कहीं पर बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कहीं पे बरसात बहुत कम हो रहा है, कहीं पे जाड़ा बहुत पड़ रहा है तो कहीं पे जाड़ा बहुत कम पड़ रहा है, कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे गर्मी बहुत ही कम है। इस अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों ने अपने अपने मौसम के अनुसार अपने अपने खाने को उन्होंने बदल लिया, कपड़ों को वो लोग बदल लिए, और अलग अलग प्रकार के घरों में भी वो लोग रहने लगे। इसका मतलब है, अच्छा बताइए, जाड़े के समय में ही हम लोग स्वेटर क्यों पहनते हैं? क्योंकि ठंडा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आदमी जहाँ पे रह गया वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, अपने अकॉर्डिंग वो खाना खाता है, अपने अकॉर्डिंग वो कपड़ा पहनता है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग बेसिकली। तो सब चीज़ जो हम लोग करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं? मौसम के अनुसार करते हैं। जैसे गर्मी आएगा हाफ टी शर्ट पहनना चालू कर देंगे, ठंडा अभी है जैकेट पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं। उसी प्रकार से
फिर से हमारा जाड़ा का समय आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग फिर से दोबारा अपने हवाई चप्पल पे आ जाएंगे, जूता को छोड़ देंगे, हवाई चप्पल पे आ जाएंगे। मतलब हम लोगों का जो पूरा जीवन है ना, वो हमारे अनुसार नहीं चलता है, वो मौसम के अनुसार चलता है। जैसा मौसम वैसे आपको चलना पड़ेगा। यदि बदलते हुए मौसम के साथ आप नहीं बदलोगे तो ऑब्वियस सी बात आप बीमार पड़ जाओगे। जैसे पता है आपको, जैसे एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, ठंडा है, ठंडे में पंखा चला के नहीं सोना चाहिए, एसी नहीं चलाना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं चलाओ, ये चलाओगे तो ठंडा बीमार पड़ोगे। तो वही है, बदलते हुए मौसम के साथ हम लोगों को ही बदलना पड़ता है। तो यदि ऐसा कोई कहे कि मेरा जीवन मेरे मर्जी से चलता है, बिल्कुल गलत बात है। ये केवल कहावत में ठीक लगता है कि मेरा जीवन मेरे मर्जी से चलता है, नहीं, आपका जीवन मौसम के अनुसार चल रहा है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को खत्म किया। अगला टॉपिक होगा हमारा चैप्टर के अंदर क्लाइमेटिक कंट्रोल के बारे में। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिकली चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन था। मेन टॉपिक हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ से चालू होगा, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर, क्लाइमेट चैप्टर के अंदर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन लेने के बाद यहाँ तक आपको ये पता चल गया अब कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है ना। और यदि हम लोग ठंडा और गर्मी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिर हमारा मॉडरेट क्लाइमेट है। यानी कि बेसिकली इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप है, यानी कि बरसात यहाँ पे ऑन एन एवरेज ज़्यादा होता है, पहला बात। दूसरा बात, और यदि ठंडे और गर्मी के हिसाब से बात करें तो हमारा क्लाइमेट मॉडरेट है, जो कि हमने आपको पिछले वाले क्लास में भी बताया था। तो उसके हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक अलग टॉपिक, बिल्कुल नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दे आर एज फॉलोज। यानी कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो इन 6 बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो 6 बात हमारा कौन कौन सा है। पहला है आपका एल्टीट्यूड, दूसरा है पहला लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं, पांचवा है ओशन करेंट्स, और छठवां है आपका रिलीफ फीचर्स। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होगा वो इन 6 बातों पे डिपेंड करता है, जिसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स और आपका रिलीफ फीचर्स। अब इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये क्या क्या है और किसके बारे में ये बात कर रहा है। अच्छा, याद कीजिए, अपना क्लास 6 में भी आपने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, अपने क्लास 8 में भी पढ़ा। लैटिट्यूड का मतलब कौन सा लाइन होता था, जो कि लेटा हुआ है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे हम लोगों को ना, जैसे हमने आपको बताया भी था, लेकिन यदि हम लोगों को ना जब बचपन में याद नहीं होता था ना हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो मैडम बोलती थी देखो लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, ठीक है, और वर्टिकल का मतलब जो खड़ा है, सिंपल सा। तो लैटिट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, वो लाइन जो कि हमारा बिल्कुल लेटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड के बारे में क्या खास बात कहा गया है, देखो थोड़ा। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज हाई, यानी कि हॉट रहता है, एंड एट द पोल्स इज लो। अच्छा देखो, अच्छा एक ना बहुत ही बेसिक सवाल हम आपसे पूछते हैं। ठीक है, हमारा जो अर्थ का शेप है, हमारे अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, पूरा गोल है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब चूंकि आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको वहां से पता है कि हमारे अर्थ का जो शेप है वो पूरा गोल नहीं है। एक्चुअली हमारे अर्थ का जो शेप है ना, वो किस शेप का पता है? अंडे के शेप का, ओवल, यानी कि हमारा जो अंडा है सिंपल सा, उस शेप का हमारे अर्थ का शेप है। तो अब आपने बचपन वाले क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे वर्ल्ड मैप में, यानी कि जो हम लोग ग्लोब पढ़ते थे बचपन वाले क्लास में, बताइए सबसे ज्यादा धूप यानी कि सोलर एनर्जी कहाँ पे आता है? इक्वेटर पे। यानी कि एक जो हमारा वो इमेजिनरी लाइन जो कि वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उस वाले एरिया में हमारा जो भी प्लेस होता है वहां पे धूप बहुत ज्यादा आता है। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर पे धूप ज्यादा आएगा तो इक्वेटर के नीचे हमारा जो भी प्लेस होगा वो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो फिर सवाल है कि सर फिर ठंडापन कहाँ पे महसूस होगा? ऊपर और नीचे, सिंपल सा पोल पे, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सिंपल सा मतलब है कि आप अपने माइंड में ग्लोब लाइए, ग्लोब के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ठंडा बहुत पड़ता है, उसका जो बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड के बारे में। अगला है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या है? हाइट।
ठीक है। अच्छा, मैथ्स में भी हम लोग पढ़ते हैं ना एल्टीट्यूड। अच्छा, कई बार तो हाइट को एल्टीट्यूड लिख देता है मैथ में खास करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड को ही हम लोग हाइट बोलते हैं, सिंपल सा। तो ये सिंपल सा देखते हैं कि हाइट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है। इफ वी गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब कोल्ड। अच्छा, एक बात ना बहुत सिंपल सा, मतलब लॉजिक लगाइए, बहुत सिंपल सा, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं आसमान की ओर, हमारा टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है? घटता है। इसका मतलब हो गया कि हम लोगों को ना ठंडा लगने चालू हो जाते हैं। आप ना इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। क्या आप कभी भी पहाड़ पे चढ़े हो? किसी पहाड़ पे अभी तक आप नहीं चढ़े, मतलब चलो कोई बात नहीं, हम ना अपना एग्जाम्पल देते हैं आपको। हालांकि जम्मू कश्मीर तो ऐसे ही ठंडा वाला जगह है, ठीक ना, लेकिन जम्मू कश्मीर में ना हम वैष्णो देवी जब गए थे तो वहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है 15-16 किलोमीटर। जितना ज़्यादा आप पहाड़ के ऊपर जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको ठंडा लगता चला जाएगा। और एक समय में तो हम उतना ऊपर थे कि बादल से मेरा बात हो रहा था, मतलब बादल के भी ऊपर। जो भी बच्चे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में जो वैष्णो देवी गए होंगे ना, वो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे। और ख़ास करके हम गए थे अगस्त के टाइम समय में, तो बरसात बहुत होता है। और बरसात किसके वजह से होता है? बादल के वजह से। और जब हम वैष्णो देवी वहाँ पे गए, तो जहाँ पे वैष्णो देवी है ना, मतलब जहाँ पे वैष्णो देवी जी हैं, तो वहाँ पे तो उतना फिर भी ठीक है, वहाँ पे उतना बादल नहीं नजर आता आपको। ऊपर भी आपको जाना पड़ता है 3 किलोमीटर, जहाँ पे हमारा भैरव देव है। वहाँ पे जब आप चले गए ना, तो वहाँ से आपको नीचे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आप बादल के भी ऊपर होते हो। बादल के ऊपर, सही में बता रहे हैं आपको। बहुत सारे बच्चे इसमें रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो वैष्णो देवी गए हैं, आप बादल के ऊपर होते हो। बादल का जो वाटर वेपर होता है ना, वो डायरेक्टली आपके मुंह से आके टकराता है। मतलब अचानक क्या हुआ ना, जब हम उतना ऊपर चले गए, तो पहली बार गए थे, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा हमको। और पूरा का पूरा मतलब मेरे मुंह से आके वाटर वेपर टकरा रहा है। और एक बार जब हम अपने चेहरे पे उंगली, मतलब पूरा अपना हाथ फेरे, तो मेरा पूरा हाथ भीग चुका था। और बाल तो पूरा ऐसे लग रहा था जैसे बाल के ऊपर कोई फोम डाल दिया है। फॉर्म का मतलब जो होता है ना, बर्थडे में उड़ाते हैं हम लोग, उस प्रकार का। मतलब सिंपल सा बताना ही हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप धरती के सरफेस से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि आपको ठंडा लगने लगता है। देयरफॉर द माउंटेन्स आर कोल्ड। इसीलिए माउंटेन्स हमारा एक्चुअली कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा माउंटेन होता है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको ठंडा ज़्यादा लगता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड के बारे में, यानी कि हाइट के बारे में। तो हाइट भी किसी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं आपको, जैसे आपका हिमालय का रीजन, हिमालय के रीजन में पता है आपको सब पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि वहाँ पे अक्सर कैसा मौसम रहेगा? ठंडा वाला। तो बताइए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? गर्मी वाला या ठंडा वाला? ठंडा वाला, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पहाड़ बहुत सारे हैं। तो एल्टीट्यूड भी, यानी कि हाइट भी हमारा डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। अगला है आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन समर wind flows from ocean to land because in summer land becomes very hot than ocean and the hotter air of land is lighter in weight, so it goes up in the atmosphere। बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। गर्मी में क्या होता है ना, समुद्र के कंपैरिजन में हमारा जमीन ज़्यादा गर्म होता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि गर्मी के समय में समुद्र के कंपैरिजन में हमारा जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। और आपको पता है यदि हमारा लैंड गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो रहा है। और गर्म हवा हमेशा क्या होता है? हल्का होता है। वो हमेशा कहाँ उड़ना चाहता है? ऊपर, आसमान की ओर उड़ना चाहता है। अब जरा बताइए, गर्मी के समय में हमारा समुद्र बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, और हमारा जमीन जो बिल्कुल गर्म है। तो जमीन हमारा गर्म है, तो जमीन के ऊपर जो हमारा हवा है वो बिल्कुल लाइट हो चुका है, हल्का हो चुका है। वो हल्का होने की वजह से ऊपर एनवायरनमेंट में चला गया। तो जमीन के ऊपर क्या खाली हो गया? हमारा जगह खाली हो गया। तो उस जगह को भरने के लिए कहीं से तो हवा आएगा। तो वो हवा कहाँ से आएगा? समुद्र से हमारा हवा आता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि गर्मी के समय में हवा किधर से किधर मूव करता है? समुद्र से लैंड की ओर मूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि गर्मी के समय में हमारा लैंड ज़्यादा हीट होने की वजह से उसका हवा गर्म होने की वजह से वो ऊपर आसमान में उड़ जाता है। और उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा ठंडा हवा आता है कहाँ से? समुद्र से लैंड की ओर आता है। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता था कहाँ पे? ठंडे के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एम्प्टी स्पेस ऑफ लैंड इज फिल्ड बाय द कोल्ड एयर फ्रॉम ओशन टू लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर जो आपका खाली जगह हो जाता है, हवा जो बिल्कुल नहीं बचता, उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा हवा आता है समुद्र से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिनेरियो कब देखने को मिलता है? जब गर्मी का बात होता है, लेकिन ठंडे में हमारा बिल्कुल सिचुएशन बदल जाता है। ठंडे में क्या होता है देखो, इन विंटर wind flows from land to ocean because in winter ocean becomes very hot than land and hotter air of ocean is lighter in weight so it goes up in the atmosphere। तो ठंडे में क्या होता है? ठंडे के समय में समुद्र का पानी थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंड। तो गर्म पानी हो गया किसका? समुद्र का। और गर्म पानी के ऊपर क्या होगा? हमारा हवा भी कैसा होगा? गर्म होगा, हॉट होगा। तो हवा हमारा इतना हल्का हो जाता है कि आसमान में चला जाता है। और वहाँ पे समुद्र के ऊपर क्या हो गया? हमारा स्पेस खाली हो गया। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए हवा किधर से आएगा? लैंड से समुद्र की ओर आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपको बताना ये चाहते हैं कि गर्मी के समय में एयर का मूवमेंट समुद्र से लैंड की ओर होता है और जाड़े के समय में एयर का मूवमेंट लैंड से समुद्र की ओर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। The empty space of ocean is filled by the cold air from land to ocean। सिंपल सी बात है, यानी कि जाड़े के समय में जो हमारा ओशन के ऊपर जो हवा था वो जो बिल्कुल खाली हो जाता है, उस हवा को भरने के लिए हमारा बिल्कुल एक ठंडा हवा आता है जमीन से, यानी कि लैंड से हमारा समुद्र की ओर हमारा हवा बढ़ता है बेसिकली। तो यही हो गया हमारा प्रेशर और विंड सिस्टम। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं ये। चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं गर्मी का। ठीक है, गर्मी के सीजन में हमारा जमीन ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो हमारा हवा किधर से किधर मूव करेगा? सी से लैंड करेगा। इसका मतलब समझ में आता है आपको? इसका मतलब ये है कि जो हवा हमारा समुद्र के ऊपर है उसमें प्रेशर कैसा है? ज़्यादा है, यानी कि उसका प्रेशर हाई है। तो हाई प्रेशर वाला किधर की ओर बढ़ेगा? लो प्रेशर की ओर। यानी कि जहाँ पे आपका जमीन गर्म हो चुका था और उसका हवा जो एनवायरमेंट में जाके मिल चुका था वहाँ पे प्रेशर आप क्रिएट हो चुका है लो प्रेशर। तो हवा हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है जाड़े के गर्मी के समय में। और सेम चीज़ हमारा किधर होगा? ठंडे के समय में। बस फर्क यह है कि ठंडे के समय में हमारा जो हवा है वो जमीन से यानी कि लैंड से समुद्र की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा हाई प्रेशर किधर था? लैंड पे। लो प्रेशर किधर था? समुद्र के ऊपर। तो हाई से लो की ओर बढ़ा। तो एयर का नेचर ही होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आगे बढ़ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखा जाए। इसमें लिखा हुआ है द क्लाइमेट रिमेन्स मॉडरेट ओवर द कोस्टल एरियाज। देखो कोस्टल एरिया का मतलब आपको पता है, जो एरिया हमारा समुद्र के किनारे है ना उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल एरिया। जैसे आपको पता है महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया आपका, फिर से आपका उड़ीसा हो गया, ये सब क्या है? आपका कोस्टल एरिया है बेसिकली, जो कि समुद्र के बगल में है। तो वहाँ का क्लाइमेट ना मॉडरेट होता है, ना है ज़्यादा गर्मी ना है ज़्यादा ठंडा, क्योंकि समुद्र के बगल में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। लेकिन जैसे जैसे आप उस जगह से दूर जाते रहते हो तो फिर आपको मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि जब तक आप समुद्र के किनारे हैं तब तक आपको मौसम का कोई पता भी नहीं चलेगा कि गर्मी है कि ठंडा है। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ से दूर जाओगे फिर आपको मौसम का फ़र्क पता लगने लगता है। यदि आप गर्मी वाले एरिया में जाओगे आपको गर्मी लगेगा, ठंडे वाले एरिया में जाओगे तो ठंडा लगेगा। लेकिन जब तक आप कोस्टल एरिया के बगल में हो तो फिर आपको उतना पता नहीं चलता, मॉडरेट होता है क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं। दिस कंडीशन इज नॉन एज कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। मतलब गर्मी के समय में बहुत गर्मी और जाड़े के समय में बहुत ज़्यादा जाड़ा, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। दिस कंडीशन इज नॉन एज कॉन्टिनेंटलिटी। सिंपल सा मतलब है, मतलब गर्मी के समय में बहुत गर्मी और जाड़े के समय में बहुत जाड़ा, इस सिचुएशन को हम लोग, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए अगला हमारा है ओशन करेंट। ओशन करेंट क्या होता है देखा जाए। ओशन करेंट का मतलब है इट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर विच फ्लोज कॉन्स्टेंटली इन अ डिफिनिट पैटर्न। कॉन्स्टेंटली का मतलब कॉन्स्टेंट, सिंपल सा आप समझ लो। मतलब ओशन करंट का मतलब होता है ओशन में वाटर का जो मूवमेंट है ना लगातार जो होता रहता है हवा चलने की वजह से, उसी को हम लोग कहते हैं ओशन करंट।
जिसका इसका मतलब ये हो गया कि आप समुद्र के किनारे कभी जाओ, हवा चलने की वजह से ना समुद्र के ऊपर एक लहर चलता रहता है हमेशा, है ना, वेव चलता रहता है, उसी को हम लोग सिंपल सा कहते हैं ओशन करंट। यहाँ पे करंट का मतलब कोई बिजली उजली का बात नहीं कर रहा है। करंट का सिंपल सा मतलब है कि समुद्र के ऊपर जो आपको एक थोड़ा सा पानी का बहाव दिखता है हवा चलने की वजह से, उसी को हम लोग ओशन करंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट भी हमारे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला आपका कोल्ड ओशन करंट और दूसरा आपका वार्म ओशन करंट। सिंपल से मालूम चल रहा है? सिंपल से कोल्ड ओशन करंट का मतलब हो गया जो कि बिल्कुल ठंडा हवा चलेगा, और वार्म ओशन करंट का मतलब हो गया जो कि बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होगा। तो वही इसमें लिखा है, इफ कोल्ड ओशन करेंट्स पास्ड ओवर एन एरिया द एरिया बिकम्स कोल्ड। यानी कि यदि किसी एरिया से हमारा कोल्ड ओशन करंट पास हो जाए तो ऑब्वियस बात वो एरिया कैसा हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो खुद नेचर में कैसा होता है? ओशन करंट आपका ठंडा होता है। उसी प्रकार से यदि आपका वार्म ओशन करंट का हवा यदि किसी जगह से पास हो जाए तो वो जगह कैसा हो जाएगा? आपका वार्म हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़े फिर हम लोग। चलिए अगला आपका है रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या है? देखो, रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। रिलीफ का सिंपल सा मतलब है ना कि वहां का माहौल कैसा है। माहौल का मतलब हो गया कि वहां का मतलब वहां पे पहाड़ी एरिया कितना है, वहां पे बरसात कितना होता है, इसी को सिंपल सा हम लोग कह देते हैं रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या हो गया कि आजू बाजू में पहाड़ी इलाका कितना है, बरसात कितना होता है, जंगली एरिया कितना है, तो इसके वजह से भी हमारा किसी भी जगह का क्लाइमेट डिसाइड होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स, दे मे कॉज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश। इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको, जैसे आपका हिमालय का जो रीजन है ना, आपको पता है हिमालय रीजन में बहुत सारे ऐसे पहाड़ जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, तो जब हमारा हवा उससे जाकर टकराता है तो उसको पार नहीं कर पाता। इसका मतलब कि सारा हवा हिमालय के इधर ही रह जाता है, और जब उतना सारा हवा हमारा आसमान में एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो वहीं पे हमारा रूप ले लेता है वो बादल का, और बादल के बाद फिर वो किसका रूप लेगा? बरसात का। सिंपल सा है, तो वही हमारा होता है। तो सिंपल से यहाँ पे है कि हमारा जो माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े, वो किसका काम करते हैं? बैरियर का, मतलब कि हवा को रोकने का काम करते हैं वो लोग। और जब वो हवा को रोकेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जमा होगा हमारा बादल, बादल बनेगा, और बादल बनने के बाद फिर वहाँ पे बारिश होगा। यही कारण है कि पहाड़ी इलाके में बरसात ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत इसमें? जैसे आप जम्मू कश्मीर आ जाओ, पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे बरसात भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं हमारे बादल टकराते हैं और टकरा के वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसको रोक दिया, वो बैरियर का काम किया। तो जब बादल बहुत सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे भयंकर रूप से बारिश भी होता है। कभी आप जम्मू कश्मीर जाओ अगस्त के समय में, आपको पता चलेगा एक्चुअल में बारिश क्या होता है। बारिश वहाँ पे बहुत होता है। फिर सवाल है कि सर अगस्त के समय में बारिश तो हमारे बिहार में भी होता है, लेकिन बिहार का बारिश ना जम्मू कश्मीर के बारिश के मुकाबले कुछ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि बारिश यहाँ पे ना के बराबर है। जो बारिश आप यहाँ पे देखते हो ना पूरे सीजन में, उतना बारिश वहाँ पे 5 दिन में हो जाता है जम्मू कश्मीर में। क्यों? पता है रीजन इसका सबसे बड़ा ये है कि पहाड़ी इलाका है, सारा बादल टकराता है पहाड़ से और सब जगह एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और अचानक बादल वहाँ पे चालू हो जाता है बरसना, इस तरीके से। इसीलिए तो इस तरीके से हमने इस वाले टॉपिक को अभी कंप्लीट किया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।